हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल। कई बच्चों को न्यूमेरिकल फोबिया होता है। बच्चों, फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो आपको नॉलेज तो लेना है और जो नॉलेज ली है उसे अप्लाई करना है। सिंपल सा फंडा है न्यूमेरिकल करने का। जो गिवन है वो लिखिए, जो फाइंड करना है वो लिखिए, और गिवन और फाइंड में देखिए कौन सा रिलेशन है, वो फार्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे और हो जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर विथ ए स्पीड ऑफ 2.25, और ये स्टार लगा है, इसे इनटू समझिए, इनटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। What is the refractive index of water given speed of light in vacuum? ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपको दिया क्या है? आपको दिया है VW इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये तो गिवन है। और सेकेंड थिंग इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अपन ए लिख देते हैं यार, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम होती है। यस, तो ये दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब पूछा है बच्चों ए म्यू डब्ल्यू। हमने बोला था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर के रिस्पेक्ट में होता है। यदि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, इसका मतलब एब्सोल्यूट पूछा है, तो लाइट रेज कहाँ से चलने वाली है? ईयर टू वाटर। तो ए म्यू डब्ल्यू, अब हम स्पीड वाला फार्मूला यहाँ पे लिख दें तो क्या हो जाएगा? VA/VW। सिंपल सा फार्मूला था। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इतना सिंपल है। और अब हमने क्या किया? ए म्यू डब्ल्यू, इसे अकेला डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ये दी है ये 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸, और बच्चों 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, और सॉल्व करेंगे तो 1.33 आ जाएगा, और ये है आपका आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक प्योर रेशो है। यस, इट इज ए प्योर रेशो, तो नो एनी यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1.33 हमारा आंसर है। सिंपल सब था न्यूमेरिकल। चलिए और करते हैं आगे। देखिए, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट तो और क्लियर होते ही होते हैं। अब क्या बोला? लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2। चलिए भैया, लाइट ट्रेवल कर रही है 1 मीडियम से 2 मीडियम में, करने दो, अपना क्या जा रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली, बहुत रिस्पेक्ट के साथ 45, मतलब यहाँ पे गिवन तो लिखना शुरू ही कर देना। आपको आई दिया है 45 डिग्री, और R इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, मतलब एंगल कम हुआ है, मतलब रेज बैंड हुई है टूवर्ड नॉर्मल, मतलब रेयर टू डेंसर चल रही है, हमें पता लग गया है। यस यस, क्योंकि आपको पता है जिस तरफ का एंगल कम होता है वो डेंसर मीडियम होता है। याद है ना? याद है ना? यस, आपको याद है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो इन्होंने पूछा है टू फाइंड, करना क्या है हमें? ये फाइंड करना है 1μ2 इज इक्वल टू कितना, ये फाइंड करना है। यार एंगल वाली एक चीज हमें याद आ गई,
और वो चीज है स्नेल्स लॉ। यस, वो है स्नेल्स लॉ। वी नो दैट। हम सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, और सोल्यूशन में हमें पता है कि 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। और आई और आर की वैल्यू तो आपके पास है बच्चों। तो 1μ2 टू का निकालना है ना 1 के रिस्पेक्ट में, तो बाद में रहेगा ना साइन 45 अपान साइन 30। क्या आपको साइन 45 की वैल्यू मालूम है? हाँ, आपको साइन 45 की वैल्यू मालूम है, 1/√2 होती है। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है ना बच्चों? यस, आपको मालूम है। हाँ, मुझे पता है। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, ये होती है 1/2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1μ2 इज इक्वल टू 1/√2 अपान 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आएगा, और 2 को √2 से काटेंगे तो √2 आएगा। थोड़ा सा समझा दें। 2 को अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 मतलब 2 अपान √2, √2 से √2 कैंसिल, तो 1μ2 इज इक्वल टू √2। 1.414 टाइप का कुछ होता है, तो ये लिख सकते हो। ये सॉल्व करते हैं तो 1.414। यस, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यस, कितने सरल है न्यूमेरिकल, सिंपल। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलो, ये तो प्रॉब्लम 2 की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। पहले जैसा है, गिवन। आप लिखिए गिवन मीन्स व्हाट। इन्होंने दिया है AμW इज इक्वल टू 4/3, देने दो। और उन्होंने ये भी दिया है कि VA इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये स्टार का मतलब इंटू होता है। तो ये दो चीज दी हैं, और फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है VW इज इक्वल टू कितना, ये फाइंड करना था। तो यार फिर वही फार्मूला आ गया ना हमारे पास, AμW इज इक्वल टू VA अपान VW। तो AμW कितना दिया है? 4/3 इज इक्वल टू VA कितना दिया है? 3 इंटू 10⁸ दिया है, तो लिख रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और अपान क्या हो जाएगा? VW। आपको क्या करना है? VW को इस तरफ लाना है, 4/3 को सामने ले जाना है, तो ले जाओ यार। तो VW इस तरफ आ गया, और 3 इंटू 10⁸ को छोड़ गया था। जब 4/3 उधर जाएंगे तो ये उल्टे हो जाते हैं, 3/4। तो VW इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 3 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 10⁸ अपान 4। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, पॉइंट लगेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा ये। तो VW इज इक्वल टू हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में लाइट इस स्पीड से चलेगी। बच्चों समझ रहे हो ना? सिंपल से न्यूमेरिकल है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये एन लिखा है ना, अपन इसे म्यू लिख रहे हैं, एक ही बात है ना। म्यू इज इक्वल टू 1.5 एट एन एंगल ऑफ 30। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों हमें गिवन में क्या लिखना है? गिवन में लिखना है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5 और एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इज इक्वल टू 30 गिवन है। तो गिवन है, अब फाइंड क्या करना है, जो इन्होंने पूछा है फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर इज इक्वल टू कितना। वो ही याद आ गया यार, एंगल वाला रिलेशन तो स्नेल्स लॉ है, वो हम कर देते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर होता है। यस, साइन आई अपन साइन आर, म्यू तो दिया है 1.5, साइन आई भी दिया है साइन 30 और साइन आर हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत देने दो। अपन साइन आर को इधर ले आओ, 1.5 को इधर ले आओ, साइन 30 तो आपको पहले से ही पता है, आपको पता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू भी रख दें, एक बार ऐसे ही लिख देते हैं 1.5 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन साइन आर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1.5, नीचे चला जाता है ये, तो साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 2 जा 1/3। तो आर इज इक्वल टू, बच्चों यार ये बात एक हम बोलते हैं, ये साइन इनवर्स 1/3, ये पता क्या करते हैं, इसका मतलब समझा देते हैं थोड़ा सा। अब 1/3 तो हमें पता नहीं है कि साइन के कौन से एंगल का 1/3 होता है, वो ऐसा पूछेगा नहीं, वो ऐसा पूछेगा जो आपको पता है, परंतु फिर भी हमने क्या किया, यहाँ से साइन को इधर पहुंचा दिया, तो आर बराबर हो जाएगा 1/sin और ये वैल्यू है 3, ये साइन ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाते हैं साइन इनवर्स 1/3। सिंपल सा फंडा है, कर लो यार बच्चों, ये मत सोचो कि सर ये 11th वाली बात है 10th में क्यों कर रहा है, 11th में भी तो आप ही आने वाले हो। तो नेक्स्ट ईयर तो आप 11th क्लास में हो, ये हमारी भविष्यवाणी है और हमारी भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है, सत्य होती है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन इज 1.46, मतलब गिवन की बात तो हम कर ही लेते हैं, ए म्यू जी, ग्लिसरीन को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे GL लिख लें, ग्लिसरीन इज इक्वल टू दिया है 1.46। What is the speed of light in air? If speed of glycerin is 2.05 into, यानी कि हमें यहाँ पे दी है V ग्लिसरीन इज इक्वल टू 2.05 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, पूछा गिवन लिखना था, गिव लिख दिया था बच्चों, फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो उन्होंने पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी VA इज इक्वल टू कितनी। अब हमारे पास सोल्यूशन की बात करते हैं, तो सोल्यूशन में हमारे पास स्पीड वाली बात तो आ गई कि A म्यू GL इज इक्वल टू VA अपॉन VGL, VGL दिया है, A म्यू G दिया है, तो 1.46 इज इक्वल टू VA नहीं दी, मत देने दो, हम निकाल देंगे, VGL दी है 2.05 इंटू 10⁻⁸, तो VA निकालना है यार, तो ये हो जाएगा 1.46 इंटू 2.05 इंटू 10⁻⁸, और इसे करेंगे ना तो अप्रोक्स हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेशन नहीं किया, पता है हमने कैलकुलेशन नहीं किया, हमें स्पीड ऑफ लाइट मालूम है कितनी होगी, अप्रोक्स लिख देंगे इतनी होती है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम यूज कर सकते हैं, कर लेना चाहिए, कॉमन सेंस यूज कर लेना चाहिए। चलिए चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात और करते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 दिया है,
वैसे 1.5 होता है, परंतु न्यूमेरिकल है, वो जो चाहे वो दे सकते हैं, तो उन्हें देने देना। वो यदि जो दे रहे हैं वो हम मान लेते हैं, तो दिया उन्होंने, ठीक है, हमने मान लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ए म्यू जी, अरे वो ग्लास फिलेंट हो सकता है ना, 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ए म्यू डायमंड, डाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 2.4। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब ये बातें बच्चों आपको दी थी गिवन में, और जो इन्होंने फाइंड करने की बात की थी, जो हमें पता करना है, वो उन्होंने पूछा है जी म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये जी म्यू डी पूछा है। आप फिर से समझिए, यदि उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड पूछा होता तो डी म्यू जी करते। डायमंड का पूछा है ग्लास के रिस्पेक्ट में, जी म्यू डी, तो आपको पता है ये म्यू डी अपान म्यू जी हो जाएगा, मतलब ए म्यू डी ए म्यू जी हो जाएगा। इतना सिंपल सा था। और यहां पे वैल्यू रख दो, तो जी म्यू डी, डी को डी आई कर दो, हर बार डी आई कर दो, तो ए म्यू डी आई कितना दिया है 2.4, और ए म्यू जी दिया है 1.6। जीरो से डेसिमल कैंसिल, क्या बचा 24/16, 4 4 जा 16, 4 6 जा ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा वो, तो 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5। आंसर जो भी आ रहा है ठीक है। ये हमारे न्यूमेरिकल थे बच्चों, और प्रैक्टिस करिए और करना। न्यूमेरिकल जितने ज्यादा करोगे आप उतने ज्यादा कैरियर की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे। अब बच्चों जरा हमें एक टॉपिक करना है, और वो टॉपिक है एपेरेंट डेप्थ। हम बात करेंगे कि जब पानी के अंदर इन वाटर आप कोई क्वाइन डाल देते हो, क्वाइन डाल देते हो, तो वो जो क्वाइन है ना, वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। देखा आपने कभी? नहीं देखा है तो अभी देख सकते हो। मतलब जो उसकी रियल डेप्थ इन वाटर होती है ना, वो आपको नहीं दिखती है, आपको वो रियल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ऊपर क्यों दिखता है? अच्छा, इस ऊपर दिखने को ही हम कहते हैं एपेरेंट डेप्थ। जो आपको डेप्थ दिखती है ना, वो होती है एपेरेंट डेप्थ। यही तो हमें पता करना है, एपेरेंट डेप्थ क्यों दिखाई देती है और क्या रीजन है। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाएं, यदि आपको समझ में आता है। ये हमारे पास रखा है एक ग्लास ऑफ वाटर, और आप देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, ये एक बॉडी है वो डाल दी। देखना बच्चों, एक तो इतनी बड़ी सी दिख रही है, और बड़ी सी दिखने के बाद देखो जरा, एक बड़ी सी दिखने के बाद ये थोड़ा सा इसे और इधर घुमा दें हम, जो बीच में आ जाए तो दिख जाए पूरी। ये ऊपर दिख रही है, देखो जहां पे रखी है उससे ऊपर दिखती है। आप इधर से देखोगे तो भी, हम ऐसा कर दें इसे तो देखो ना ऊपर दिख रही है, थोड़ा सा और ऐसा, इसके बाद पानी बघर जाएगा वाटर, तो देखिए ऊपर दिखती है। और जो जितना ऊपर आपको दिख रही है ना, ये ही है बच्चों एपेरेंट डेप्थ। चलिए हम इसकी बात करते हैं आगे कि प्रैक्टिकली क्यों दिखती है ये। पर सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें, और इस समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे। एक डायग्राम बनाया हमने, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, ये वाटर है इसके अंदर, मान लेना आप कि इसके अंदर वाटर है। चलो यार नहीं मान रहे हो तुम लोग, तो थोड़ा थोड़ा वाटर बना ही दें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाटर भर गया इस कंटेनर के अंदर। लो, अब तो खुश, अब तो खुश हो ना? हाँ, ग्लैड। अब हमने क्या किया,
इसके अंदर एक डाल दिया क्वाइन, एनी बॉडी एक क्वाइन डाल दिया इसके अंदर, और वो जो क्वाइन है ना, वो क्वाइन का कलर बदल देते हैं, क्वाइन को अपन ब्लैक कलर का बनाते हैं। ये डला हुआ है वो क्वाइन, समझिए बच्चों। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अपन दिखने वाला बना देते हैं। ये है वो क्वाइन। आप जब भी किसी चीज को देखते हो तो रेज को मुड़ी हुई नहीं देख सकते। यदि आप रेज को मुड़ी हुई देख सकते तो ये कोई दीवार है, यहाँ पे कोई बॉडी होती तो ऐसे आके आपके पास आ जाती और आप इसे आसानी से देख सकते थे। ऐसा तो नहीं होता है, ये तो समस्या वाली बात है। तो ऐसा होता नहीं है। तो आप रेज जब देखते हो तो बिल्कुल सीधी सीधी देखते हो। अब देखिए, आप यहां से एक रेज को बिल्कुल नॉर्मली जब कोई रेज आती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। यार एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, कोई सा भी पेयर ऑफ मीडियम हो, एनी पेयर ऑफ मीडियम, ये है ग्लास, ये है एयर, यदि कोई लाइट रेज इंसिडेंस हो रही है नॉर्मली, आपको पता है यहीं पे तो नॉर्मल ड्रा हो जाएगा, यही नॉर्मल है, तो पता है इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, ये सीधी चली जाती है। हमें ऐसे बता रहे जैसे आपसे कह रहा हूँ, किसी को बताना नहीं कि जब कोई नॉर्मली रेज इंसिडेंस होती है किसी मीडियम में, तो वो मीडियम में भी बिना किसी डेविएशन के सीधी ही चली जाती है, यानी कि वो मुड़ती नहीं है, ये ऐसी चली जाती है। I बराबर 0 तो R बराबर भी 0 होता है। तो जब भी कोई रेज नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो उस रेज में कोई डेविएशन नहीं होता है। तो जब किसी कंटेनर में वाटर है और उसके अंदर क्वाइन डाला है, बिल्कुल ऊपर से ऐसे देखो, बिल्कुल ऐसे ऊपर से देखोगे तो रियल डेप्थ दिख जाएगी, परंतु जैसे ही साइड में गए, मतलब उससे हम यहाँ से देख रहे थे तो रियल ऐसे होते जाएंगे तो फिर वो ऊपर आता जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो कई बार आपकी पोजीशन पे भी एपरेंट और रियल डेप्थ डिफाइन करती है बच्चों, क्योंकि नॉर्मली जब कोई रेज होती है तो उसमें डेविएशन नहीं होता है। तो हमने ये बना दी थी और वो भी समझा भी दिया है। आप तो इधर कहीं खड़े हो, यहाँ से जो दूसरी रेज है ना, वो दूसरी रेज कुछ ऐसे निकली, ऐसे निकली, यहाँ गई और ये बना दिया हमने नॉर्मल। ये वाला एंगल हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, ये इंसिडेंस रे है, वाटर से चल रही है। अब पता है ये जब बाहर निकलेगी तो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी और ये तुम्हारी आंख बनाई है हमने, तुम देख रहे हो यहाँ से खड़े होके। अब आपको ये मुड़ा हुआ तो नहीं दिखेगा, आपको ये क्वाइन से सीधा बढ़ाओ, सीधा बढ़ाओ, सीधा बढ़ाओ, ये जो क्वाइन है आपको यहाँ दिखाई देगा बच्चों। ग्रीन कर दो ना, आप बोलोगे सर क्या कलर भी बदल जाता है? नहीं, कलर नहीं बदलता, क्वाइन वही रहता है, बस अपनी पोजीशन से थोड़ा सा वो ऊपर दिखाई देने लगता है। ये बात आप समझ गए? तो आपको जो क्वाइन दिखाई देगा ना वो इधर दिखाई देगा, समझ गए ये बात? अब इसकी रियल डेप्थ, इसे O मान लेते हैं, क्वाइन P मान लेते हैं, OP को हम लिखते हैं H और यहाँ क्या लिखते हैं, ये है रियल डेप्थ। क्या है? रियल डेप्थ, जो कि हमें नहीं दिख रही है। हम चाहें तो दिख सकती है, हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे नॉर्मली तो रियल डेप्थ दिखती है, भूलना मत बच्चों ये बात। और इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं P डैश, तो OP डैश हम मान लेते हैं कि H डैश है और वर्चुअल डेप्थ है, इससे हम क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ, ये हम इसे बोल देंगे, ये एपरेंट डेप्थ है। अब ठीक है, अब यहां पे एक और बात, ये वाला एंगल क्या हो गया, R, I इज इक्वल टू हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और R इज इक्वल टू हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों की बात हमने कर ली। अब आप देखिए जरा,
ये वाला एंगल आर है, तो पूरा ये वाला एंगल, इसका भी कलर चेंज करना ही पड़ेगा बच्चों, नहीं तो समस्या देगा वो। ये वाला एंगल, पूरा वाला एंगल जो है ना, ये एंगल कितना होगा, ये आर होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं क्यू, ये वाला पॉइंट हो गया क्यू। अब आप देखिए यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल टाइप की चीज बन गई है, एक ओ क्यू पी डैश, ओ क्यू और पी दो बन गए हैं। एक का एंगल आर है और एक का एंगल आई है। अच्छा ये तो ठीक है, ये वाला एंगल आर हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी आई होगा। यार वो तो पैरेलल लाइन है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ये वाला एंगल ये है और ये वाला दूसरा वाला जो एंगल है वो ये है, समझ गए। तो इसे अपन ने पीले से कर देना चाहिए, नहीं तो ये आई ये पीला पीला वाला होगा, ये वाला आर है। दिख रहा ना बच्चों, दिख रहा ना बच्चों, दिख रहा ना बच्चों। सर कितनी बार पूछते हो। तो हमें पता है, हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि म्यू कहाँ से जा रही है, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बाटर टू ईयर, बाटर टू ईयर जा रही है ना, इसलिए बात करते हैं। तो साइन आई निकालना है, ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसमें आई है ये वाला एंगल, तो अपन ट्राइंगल पता क्या ले लेते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू। इसमें एंगल आई है, ये परपेंडिकुलर है, साइन की वैल्यू रख जाएगी। ट्राइंगल ओ पी क्यू में साइन आई इज इक्वल टू, एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गए ओ क्यू, ये हो जाएंगे ओ क्यू अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा क्यू पी, ये हो जाएगा क्यू पी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। आई की वैल्यू निकल गई है, अब हमें चाहिए है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू के लिए ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला यदि आर है तो ये वाला भी कितना होगा, आर होगा। तो हाँ ये भी तो यही है ना, ये वाला ये आर है, तो ये वाला भी आर होगा। हम बताते जा रहे हैं, आप समझते जाइए। हमारा काम है बताना, आपका काम है समझना। यस, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ पी डैश। ओ पी डैश ऐसे लिखते हैं सर, ऐसे भी नहीं लिखते सर, ये तो थीटा हो गया। ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू, कौन कौन सा ले लिया, ये वाला ये वाला ये वाला। कलर बदल दो यार, कलर बदल दो ताकि हमारे बच्चे उसे अच्छे से देख पाएं। ये वाला एंगल है आर, ओ पी डैश क्यू रंगीन, तो यहाँ पे साइन आर बताओ कितना होगा। ये वाला तो कलर से नहीं लिखना चाहिए था, परंतु साइन आर लिख देते हैं। ये हो जाएगा ओ क्यू अपान क्यू पी डैश, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर और ये बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो ये आपका हो जाएगा ओ क्यू अपान क्यू पी डैश। और अब हम बात करते हैं यहाँ की, और यहाँ की जो बात की जा रही है वो ये है कि इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो इसे, और यूज कर लो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई मतलब ओ क्यू अपान क्यू पी, और साइन आर मतलब ओ क्यू अपान क्यू पी डैश। ओ क्यू से ओ क्यू कैंसिल, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू पी डैश अपान क्यू पी। यार डब्ल्यू म्यू ए है, वाटर टू ईयर जा रहा है, ईयर टू वाटर कर दें, इसे कर दें ए म्यू डब्ल्यू, इसे उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा क्यू पी अपान क्यू पी डैश। याद करिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आपको याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से याद है कि ए डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू होता है। यहां पे कर दे डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू होता है। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ
रिवर्सिबिलिटी। तो हमने जब इसे ए म्यू डब्ल्यू लिख दिया तो इसे उल्टा कर दिया, क्यूपी को ऊपर पहुंचा दिया, क्यूपी डैश को नीचे पहुंचा दिया। समझे आप? तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूपी अपन क्यूपी डैश हो गया है। और यहां पे ए म्यू डब्ल्यू को अपन म्यू डब्ल्यू या अकेला म्यू भी लिख सकते हैं, क्यूपी का मतलब एच, और ये हो जाएगा एच डैश। ये हमारे पास एच डैश यदि हमें निकालना है, एच अपान म्यू हो जाएगा। और यदि हमें एच चाहिए तो म्यू एच डैश हो जाएगा। और कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन डी मान लेते हैं, तो d इज इक्वल टू एच माइनस एच डैश होता है। और एच डैश की जगह एच अपान क्यू रख दो, ये वाली वैल्यू रख दो, तो d इज इक्वल टू एच माइनस एच अपान म्यू, क्यू बोल दिया था हमने, ये हो जाएगा एच कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपान म्यू। ऐसे करके ये वाली बात भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार मैं स्क्रीन से हट जाऊं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं ये बात कह रहा था आपको। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रिफ्रैक्शन वाला पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं और यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ये सब बातें हमने की थी। अब पता है, अभी हम बात कर रहे थे तो जो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे ऐसी सरफेस से कर रहे थे। अब आगे चल के हमको पढ़ना है कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व सरफेस यानी कि लेंस। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेंस की। मिलते हैं जल्दी से ही। बेस्ट ऑफ लक।